हेलो एवरीवन, मैं आपकी हेल्थ गाइड शालू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड विद शालू। मेरा आज का टॉपिक है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे हम रॉयल्स ट्यूब भी कहते हैं। वो क्या होती है, क्या पर्पस होता है डालने का उसे, और कितने टाइप की होती है, कौन से कलर की किस पेशेंट को डालनी चाहिए, कैसे डाली जाती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे निकाली जाती है, क्या केयर करनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, इसकी डेफिनेशन की क्या होता है। ठीक है, तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, उसके नाम से ही लग रहा है ना कि नेज़ो मतलब नेजल, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। तो एक पतली ट्यूब जो फ्लेक्सिबल होती है, आपकी नोज के थ्रू स्टमक में डाली जाती है, तो इसे हम बोलते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे हम रॉयल्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि पर्पस की, कि किन कब कब डाली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है गैस्ट्रिक गेवास। गैस्ट्रिक गेवास मतलब कुछ पेशेंट होते हैं जो ओरली नहीं कुछ खा पाते, तो उन्हें हम इस नली के थ्रू फीडिंग कराते हैं। तो ये फीडिंग के थ्रू, और कुछ पेशेंट होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, उन्हें हम फीडिंग कराने के लिए इस ट्यूब का यूज करते हैं। तो जब हम फीडिंग कराते हैं तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक गेवास। ओके, दूसरा पॉइंट है गैस्ट्रिक लेवास। गैस्ट्रिक लेवास मतलब स्टमक की सक्शनिंग करना, जैसे इरिगेशन करना। ओके, जैसे कि कोई पेशेंट पॉइजनिंग का है तो उसका पेट सक्शन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवास। तीसरा पॉइंट आता है टू कंप्रेस स्टमक, मतलब स्टमक कुछ कंडीशंस में स्टमक बहुत ज्यादा कंप्रेस है, ये बहुत ज्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि रॉयल्स ट्यूब डाल दो, तो उसका जो कंप्रेशन है वो कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हम डालते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। कुछ एब्डोमिनल सर्जरी के बाद हमें ये ट्यूब डालते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई है या गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई है, तो इसमें ट्यूब डाल देते हैं, जिससे जो भी कंटेंट अंदर रह गया वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये होता है इसका पर्पस डालने का। बात करते हैं टाइप्स की, कि कितने टाइप्स की होती है। तो ये दो टाइप की होती है, एक सिंगल ल्यूमेन और एक डबल ल्यूमेन। जो सिंगल ल्यूमेन होती है उसे हम लेवन ट्यूब बोलते हैं। सिंगल ल्यूमेन के लिए, जैसे कि हम फीडिंग के लिए हम सिंगल ल्यूमेन का यूज करते हैं। और बात करते हैं डबल ल्यूमेन, जिसे हम सैलन सॉल्व ट्यूब बोलते हैं। जो डबल ल्यूमेन होती है ना, उससे एक से फीडिंग करवा सकते हैं, दूसरे से इरिगेशन। ठीक है, दो टाइप की होती है। अब बात करते हैं साइज एंड कलर्स, साइज एंड कलर्स की। ठीक है, तो एक होती है 8 फ्रेंच की। 8 फ्रेंच की जो होती है वो ब्लू होती है, वो उसका हम न्यू नेट्स जो होते हैं ना बिल्कुल नवजात, उसमें हम यूज करते हैं 8 फ्रेंच की। और 10 फ्रेंच की जो होती है ब्लैक इन्फेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर बात करते हैं 12 फ्रेंच की, जो व्हाइट कलर की होती है, जिसका हम यूज चिल्ड्रंस में करते हैं। 14 फ्रेंच की जो होती है वो ग्रीन कलर की आती है, वो हम एडल्ट्स में यूज करते हैं। 16 फ्रेंच की ऑरेंज होती है, वो एडल्ट फीमेल्स में यूज करते हैं। 18 फ्रेंच की रेड कलर की होती है, और 20 फ्रेंच की येलो होती है। ये हम एडल्ट्स में इतनी यूज करते हैं, 14, 16, 18, 20। बट कॉमनली जो होता है, बहुत ज्यादा जो यूज की जाती है एडल्ट्स में, वो होता है 16 नंबर, मतलब ऑरेंज कलर की। ठीक है, किसी कारण में कुछ लोग का होता है ना कि नॉस्ट्रल्स का ये जो होता है ना, नॉस्ट्रल्स में डाला और नहीं जा रहा है, जो उसका छेद है बहुत ब्रॉड नहीं है, बहुत पतला होता है, किसी कारण में ब्लीडिंग वगैरह हो गई या कुछ भी, तो बहुत पतला है तो नहीं जा रहा 16 नंबर, तो हम 14 नंबर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पतली होती है तो इजिली चली जाएगी। ठीक है, और फिर बात करते हैं 18 या 20 नंबर की। कोई बहुत ज्यादा टॉल वगैरह है तो ज्यादातर मेल्स में हम 18 यूज करते हैं। और जो 20 फ्रेंच की होती है येलो, येलो का हम यूज करते हैं पॉइजनिंग के पेशेंट में, क्योंकि ये मोटी होती है तो सक्शन कराने में इजी रहता है। ठीक है, तो ये कुछ कलर कोडिंग्स होती हैं, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, तो ये कुछ साइज एंड कलर्स होता है इन ट्यूब्स का। अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर, तो प्रोसीजर से पहले हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, कि कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें यूज होते हैं आरटी डालने के टाइम पे। ठीक है, तो पहले होता है जेली, जेली 2%। ठीक है, उसको ट्यूब को लुब्रिकेंट करने के लिए, तो कोई लुब्रिकेंट जेली 2%। सर्जिकल ग्लव्स पहनेंगे, मतलब सर्जिकल ग्लव्स 6 नंबर, 6.5 नंबर, 7 नंबर, जैसे आपका साइज हो। रॉयल्स ट्यूब अकॉर्डिंग टू पेशेंट का, कि किस हिसाब से पेशेंट हिसाब से ट्यूब लेंगे। और 50 ml डिस्पो लेंगे, स्टेथोस्कोप होना चाहिए और टेप होना चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो उस टाइम पे जो प्रोसीजर करते हैं तो हमें जरूरत होती है। अब बात करते हैं प्रोसीजर से, प्रोसीजर क्या करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर में पहले हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट को
एक्सप्लेन करेंगे कि हम आपके ये ट्यूब डालेंगे और आपको ऐसे ऐसे करना है कि मतलब हम ट्यूब आपको इंसर्ट करेंगे और आपको पानी की तरह पीना है और ट्यूब इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से पेशेंट को कि वो कोऑपरेट करे हमारे साथ। उसके बाद हम पेशेंट का कंसर्ट लेंगे कि आपको हम ये ट्यूब डालें तो डाल सकते हैं, नहीं ऐसा कंसर्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करने से पहले हमें कंसर्ट लेना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशन बनाएंगे। हम पेशेंट को हाई फॉलोअर पोजीशन में रखते हैं, जैसे कि मैं बता दूं ऐसे, इस तरीके से पेशेंट को हम रखते हैं इस पोजीशन में, ठीक है, इस पेशेंट पोजीशन में रखते हैं। फिर उसके बाद हम ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद हम ट्यूब जो होती है उसको अच्छे से हाथ पे जेली रखेंगे और उसको अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर तक हम उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पेशेंट की नोज में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम हमेशा ज्यादातर कोशिश करते हैं कि लेफ्ट नोज से इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि राइट नोज थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इधर नेजल सेप्टम होता है तो ब्लीडिंग के चांस ज्यादा रहते हैं लेफ्ट के अकॉर्डिंग, तो लेफ्ट पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और पेशेंट से बोलते हैं हम आपके अंदर नाक में एक ट्यूब डाल लें, आपको पानी की तरह पीना है। जब ट्यूब हो तो आपको ऐसे पानी जैसे पीते हैं ना, उसकी तरह आपको घूटना है। अगर पेशेंट कॉपरेट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं कॉपरेट कर पा रहा तो आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें स्ट्रॉ डालना है और पेशेंट से कहिए सिप सिप करके इसे सॉलो करे पानी को, थोड़ा थोड़ा घूट घूट, और आपको ट्यूब इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। अगर ट्यूब इंसर्ट करने के टाइम पे कोई चोकिंग होती है या कफिंग होती है तो आपको होल्ड डाउन करना है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल कर लीजिए आर्टी को और थोड़ी देर होल्ड डाउन हो। जब कंडीशन सबसाइड हो जाइए तब आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करिएगा। तो ये होता है प्रोसीजर पूरा ट्यूब डालने, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जानेंगे कैसे कि ट्यूब सही जगह स्टमक पे पड़ी है कि नहीं। तो पहला तरीका जो होता है वो होता है कि हमें क्या करना है, स्टेथोस्कोप लीजिए, ठीक है, और एक 50 ml डिस्पो लीजिए, उसमें 10 ml तक एयर ले लीजिए और जो ट्यूब होती है ना उसका जो ओपनिंग होता है जिससे हम फीड कराते हैं उस साइड में आपको डिस्पो लगानी है और स्टेथोस्कोप ईयरपीस अपने कान में रखिए और जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम होता है उसको आपको स्टर्नम पे मतलब अपने पेट के ऊपर रखना है और पेशेंट के पेट के ऊपर रखना है और ऐसे पुश करनी है हवा। जब आप पुश करोगे तो आपको सुनाई देगा एक टक से आवाज सुनाएगी, व्हीजिंग सॉन्ग्स, एक म्यूजिक, एक आवाज सुनाएगी व्हीजिंग सॉन्ग जैसा, एक म्यूजिक सुनाई देगा आपको टक से, जैसे जैसे कि आप इधर से हवा पुश करेंगे तो आपको वहां सुनाई देगी। तो अगर सुनाई दी आवाज तो आरटी बिल्कुल सही पड़ी है। एक ये तरीका होता है। दूसरा होता है आपको कटोरी लीजिए, उसमें जो ट्यूब की ओपनिंग हो उसको डालिए, अगर उसमें बुलबुले उठ रहे तो आपकी आरटी गलत है, ठीक है। तीसरा होता है चेस्ट, आप एक्सरे करा लीजिए। जब एक्सरे कराएंगे ना, जब पेशेंट का आप एक्सरे कराओगे तो पता चल जाएगा कि ट्यूब सही पड़ी है कि नहीं, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं ट्यूब सही तरीके जाने के। दूसरी बात करते हैं हाउ टू रिमूव, कैसे हम इसको निकालते हैं, है ना। तो निकालने का तरीका ये होता है कि आप पेशेंट से कहोगे कि आपको डीप ब्रीथ लेनी है, ब्रीथ लीजिए और छोड़ने से पहले होल्ड कर लीजिए, ठीक है, और आपको 3 से 6 सेकेंड्स में ट्यूब निकाल देनी है, ठीक है। निकालने के बाद आपको क्या करना है कि पेशेंट्स को थोड़ी थोड़ी देर पे पानी देना है, बहुत ज्यादा एकदम से पानी मत दीजिएगा ताकि ये जान पाए कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिमूव करने का, ओके। अब बात करते हैं कि हम ट्यूब की केयर कैसे करेंगे। तो जो हम जिस डिस्पो से हम यूज कर रहे हैं ना, फीड दे रहे हैं, उसको हमें 24 घंटे में चेंज करना होता है। दूसरा जो ट्यूब जो हमने डाली है रोस्टोब, उसे 7 दिन में हमें चेंज करना होता है, ठीक है। और तीसरा है एवरी फीड, मतलब फीड देने से पहले, बिफोर एवरी फीड आपको पहले शक करके देखना है। अगर शक किया उसमें फीड आ गई, 50 ml से ज्यादा आ गया है तो आपको फीड रोक देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो टेप लगा होता है ना उसको भी चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन जब पेशेंट बदलता है ना इधर उधर, तो टेप 2-3 दिन हो गए या 4 दिन हो गए तो टेप बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से छूटने लगता है, पसीना वगैरह आया, गर्मी का मौसम में स्वेटिंग वेटिंग हुई तो उसकी वजह से टेप छूट गया, तो कभी कभी रात में ट्यूब बाहर आ गई। तो आपको ये चेक करना होगा कि टेप सही से लगा नहीं, अगर नहीं छूट रहा है तो आप चेंज करके उसे दूसरा टेप लगा दीजिए पेशेंट को। नेक्स्ट होता है ट्यूब क्लैम्प, मतलब ट्यूब क्लैम्प का मतलब होता है कि जैसे कि आप जब पेशेंट खा पी नहीं पा रहा तो उसे आप फीड दे रहे हैं, तो वो कभी कभी दवाइयाँ देनी होती हैं, तो आपको क्या करना है, जो मेडिसिन होती है उसको अच्छे से क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद उसे आप 15 to 20 ml पानी, प्लेन पानी लीजिए, उसमें डाइल्यूट कर लीजिए अच्छे से, फिर पेशेंट को दे दीजिए और 30 से 60 मिनट के लिए उसको अच्छे से
30 to 60 मिनट्स के लिए आरटी क्लैम्प कर दीजिए, जिससे जो आपने दवा दी है वो अच्छे से बॉडी में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी केयर होती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। कोई भी प्रोसीजर होता है तो कॉम्प्लिकेशन तो होता ही है। तो कॉम्प्लिकेशंस में आता है नेजल इरिगेशन, मतलब नाक में बहुत इरिटेट होगा पेशेंट को, बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा, नेजल इरिटेशन होता है और डिस्कम्फर्ट लगता है पेशेंट को, थोड़ा नया जब ट्यूब पड़ता है थोड़ी देर तक उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है। और जब कोई ट्यूब, थर्ड है इन्फेक्शन, जब कोई चीज बाहर से अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है तो इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, तो इन्फेक्शन। तो ये था नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में पूरी डिटेल, मैंने इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।